और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उस दोस्तों नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सख्त निर्देश दिया है वो काबिल तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि इसमें हीला हवाली और देर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तत्काल इसको 12 मार्च को शाम तक ये पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी सूची है वो चुनाव आयोग को दे दिया जाए और चुनाव आयोग 15 मार्च को इसे अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है 11 मार्च को। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के लिए बैठा। 5 जजों की बेंच ने इसे ध्वनिमत से इस निर्णय को सुनाया कि नहीं, अब इसमें देरी मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कहा गया कि जब सारी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है तो फिर इसको जारी करने में या चुनाव आयोग को सौंपने में देरी क्यों की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दलील रखते हुए देश के सबसे महंगे और बड़े वकील हरीश साल्वे पेश हुए। हरीश साल्वे ने कहा कोर्ट के सामने कि ये जो बॉन्ड हैं, इस बॉन्ड को डिकोड करने के लिए वक्त चाहिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसको डिकोड करने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से 4 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट में ये बात रख दी गई थी कि हमको ये सारी जानकारी देने में समय लगेगा, इसलिए हमको 30 जून का समय दिया जाए। इसके बाद विपक्षी पार्टियां हो हल्ला मचाने लगी कि ये जो है सरकार के इशारे पर, सरकार के दबाव पर इसे छुपाया जा रहा है और चुनाव के बाद लाने की बात कही जा रही है। लेकिन 11 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो कहा कि इसमें देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सारी जानकारी को तत्काल 12 मार्च की शाम तक इसे चुनाव आयोग को सौंप दे। हरीश साल्वे की बातों को न सुनते हुए सीजेआई ने ये टिप्पणी की और कहा कि मैं आपसे जो पूछ रहा हूं साफ साफ उसके बारे में जानकारी दीजिए, इधर उधर की बात नहीं। हम इधर उधर की बात करने के लिए आज नहीं बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के तरफ से कहा गया कि आप ही कह रहे हैं, आप ही ये सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे रहे हैं कि सारी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई मुख्य शाखा में भेज दी गई हैं, भुगतान की पर्चियां भी वही हैं। तो जब आपके भुगतान की पर्चियां वही हैं, आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जो है जानकारी और इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए और जो दिए गए वो सब कुछ जब एक ही शाखा में है तो फिर उसे जारी करने में ये देरी क्यों की जा रही है। भुगतान की पर्चियां भी वही हैं, सब कुछ वही, दोनों विवरण वही हैं। सीजेआई ने कहा मैं आपसे ये थोड़ा ही कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डोनर्स की स्पष्ट जानकारी दे। 15 फरवरी को इसके मामले में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि 15 फरवरी को ये निर्देश दिया गया था। तो आज तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा था? इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा काम किया और इतना देर क्यों किया? अगर ये 12 मार्च को शाम तक चुनाव आयोग के पास ये सारी जानकारी नहीं भेज दी जाती है और चुनाव आयोग 15 मार्च तक इसको अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेकर एक कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को
स्वीकार करना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इसकी जिम्मेदारी होगी। अब इसको लेकर ये बातें सामने आ रही है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर पूरी जानकारी सामने आ जाती है तो इससे ये जाहिर हो जाएगा कि किस पार्टी को कितने धन मिले। ये तो नहीं पता चल पाएगा कि किसने दिया और कैसे हुआ, लेकिन ये तो पता चल जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड जब जो है सामने आएंगे तो इससे जो है राजनीतिक पार्टियां निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष के तरफ से सामने लाने का प्रयास किया जाएगा कि ये सारे जो पैसे मिले हैं ये सारे पैसे बीजेपी के अकाउंट में गए या कांग्रेस के अकाउंट में गए, किसके अकाउंट में गए या किसको मिला, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अगर इन चीज़ों को हम नहीं सामने लाएंगे तो जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा और इसे एक अपराध माना जाएगा। यह अपराध है क्योंकि ये छुपाया जा रहा है और कुछ छुपाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जनता सरकार चुनती है। अगर जनता सरकार चुनती है तो सरकार को उसकी सारी जानकारी देनी ही पड़ेगी। साथ ही उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमला बोलते हुए उनका कहना है कि ये चंदा का धंधा है। भारतीय जनता पार्टी इस चंदे के धंधे में लिप्त है और उसका एक ही मोटो है, चंदा दो धंधा लो। इस तरह का राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि ये वही सरकार है जो 100 दिन में स्विस बैंक से काले धन लाने का एक तरह से वादा किया था और उसी वादे के तहत ये सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन ना आज तक काला धन आया और अब तो ये स्थिति हो गई है कि ये सरकार अपने ही बैंक के डेटा को छिपाने का प्रयास कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसबीआई की ओर से दी गई दलीलों को पूरी तरह से मोदी सरकार के पक्ष में बताया। उनका कहना है कि भाजपा किस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा रेड डालकर जबरन चंदा उसूलती है, इसका भी खुलासा होगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने आएगी। सारी चीज़ें जब सामने आ जाएंगी तो इससे भारतीय जनता पार्टी की कलई खुलेगी कि ईडी, सीबीआई, आईटी के रेड से भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चंदा वसूलती है। ये सारी जानकारियां सामने आएंगी। ये 5 जजों के बेंच ने जो ये सुनाया है इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वैसे तो आज देश में कई तरह के राजनीतिक हलचल हुए। राजनीतिक हलचल सबसे पहले यही आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरी जानकारी देनी होगी चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग को अपने वेबसाइट पर इसे 15 मार्च तक सार्वजनिक करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त निर्देश आया, आदेश आया। इसके बाद जो है चर्चा बहुत तेज शुरू हुई और आज की जो मीडिया है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है वो लगातार इस खबरों को चलाने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, कोई बड़ी बात करने वाले हैं और लाइव टीवी पर आने वाले हैं। हो सकता है कि वो ऐसी कोई योजनाओं को लेकर आए या ऐसी कोई बात कहें जिससे 400 पार की रास्ते साफ हो जाएं। ये सारी तरह के प्रोपगंडे चलने शुरू हो गए। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री को टीवी पर आकर बताया जा रहा था कि अब लाइव आने वाले हैं, उसी वक्त प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने साफ किया कि ये जो उनको टीवी पर आना था उससे भी वो पीछे हट गए और डीआरडीओ के तरफ से जो वैज्ञानिकों ने एक बड़ा काम किया है, अग्नि 5 का लॉन्चिंग और सैटेलाइट की लॉन्चिंग, उसी के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके डीआरडीओ के काम को उन्होंने काफ़ी सराहा और लोगों के लिए कहा कि ये देश की
प्रगति में, देश के विकसित होने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने किसी तरह का वो टीवी पर नहीं आए, न तो अपना कोई उन्होंने वक्तव्य दिया, न तो देश को कोई संदेश दी। लेकिन तुरंत बाद फिर प्रधानमंत्री का ट्वीट हुआ और ट्वीट में जो है एनआरसी की बात, सीए की बात आई, नागरिकता कानून की। और नागरिकता कानून की बात करते हुए उस ट्वीट में यह भी कहा गया, मतलब ये कहा जाए तो सीएए पर अब नोटिफिकेशन सरकार के तरफ से आ गया है और उस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि सीएए का मतलब ये नहीं है कि किसी की नागरिकता समाप्त की जाएगी। इस सीएए में नागरिकता देने की बात की जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। इसमें एक बात और साफ कर दी गई है कि जो हमारे पड़ोसी 3 देश हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं जैसे सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट और हिंदू, अगर ये वहाँ से प्रताड़ित हैं या वहाँ से अपने भारत में आकर रह रहे हैं, शरणार्थी हैं, तो उनको भारत नागरिकता कानून के तहत उनको नागरिकता प्रदान करेगा, यानी ये सरकार उनको नागरिकता देगी। लेकिन इसमें किसी मुस्लिम कंट्री से मुसलमान जो आकर भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता देने की बात इसमें नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि पड़ोसी देश हमारा म्यांमार भी है, पड़ोसी देश हमारा नेपाल भी है, वहाँ भी बहुत सारे हमारे हिंदू भाई पीड़ित हैं, तो क्या वो अपने देश में जो आएंगे या जो आए हैं उनको सीएए के तरफ से नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अभी ये स्पष्ट नहीं है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।